नमस्कार, एपेक्स करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें से आप 10 नंबर सीडीपी वाले पोर्शन में आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, 10 नंबर लेके आए हैं हम। केवल एक वीडियो देखिए और 10 नंबर पाइए। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में से शिक्षा शास्त्र वाला टॉपिक लेके आया हूं और जिसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आप मेरी ये गारंटी है कि आप पूरा पेपर जो सीडीपी में आता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पेपर में क्वेश्चन करते समय कोई भी परेशानी आती है उनका विकल्प चूज करने में कि कौन सा आंसर सही है, तो आप ये वाला वीडियो देखिए। मैं समझता हूं कि आप पूरा पेपर जो 30 नंबर का आता है उसमें से आधे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो जी हाँ, हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा की अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि ऐसी शिक्षा जिसका केंद्र बिंदु कौन हो, बालक हो। पहले जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी अपनी, जिसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया जाता था, उसमें केंद्र बिंदु होता था शिक्षक। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिकों ने प्रणाली विकसित की है उसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा को एनसीएफ 2005 ने भी मान्यता दी है। बाल केंद्रित शिक्षा ये मानती है कि जो बालक है वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अर्थात इस संकल्पना को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि बालक कोई सूचनाओं का ज्ञाता नहीं है और ना ही बालकों को शिक्षकों के द्वारा सूचनाएं देनी चाहिए। सूचना को ज्ञान नहीं समझा जा सकता। बालक जो भी सीखता है वो करके सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, अवलोकन के द्वारा सीखता है, खोज करके सीखता है, चर्चा करके सीखता है। ये सारे जो बहुत सारी बातें हैं कि बच्चा सीखता कैसे है, उसको लेके आए हैं हम आज के लिए आपके लिए। उसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा की अगर हम बात करें तो उससे पहले 2-4 चीजें समझ लेते हैं जो सीटेट में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अगर आप ये शब्द मेरे आप याद रखते हैं तो मैं समझता हूं कि आप पेपर में अच्छा स्कोर करके आएंगे। पहली बात तक की अगर हम बात करें तो पहले तो ये है कि जो कोई भी बालक है, चाहे वो मंद बुद्धि का हो, चाहे सामान्य बुद्धि का हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले बच्चे हों, कोई भी बालक आपकी दृष्टि में एक समान होने चाहिए। अगर आप बालकों को सभी को भेदभाव की नजर से देखेंगे तो बालकों में लो कॉन्फिडेंस की जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और आपकी नज़र में ये वाक्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि प्रत्येक बालक सीख सकता है। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है कि क्या आपकी दृष्टि में कौन सा बालक श्रेष्ठ है, कौन सा कथन श्रेष्ठ है। कुछ ही बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं, या प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो इसका जो सही आंसर है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। कोई भी हो, आप उसके लिए सीखने के लिए परिस्थिति तैयार करिए और वो अवश्य सीखेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आपको बालकों को ज्यादा से ज्यादा गतिविधियों में शामिल करते हुए सिखाना है। गतिविधियां कहते हैं आजकल के जो विद्यालयों में जो सीबीएसई बेस्ड स्कूल है उनमें कई प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं, उनसे कहते हैं असाइनमेंट, प्रदत्त कार्य, प्रोजेक्ट वर्क जो दिए जाते हैं, जिसमें बालक खुद सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। वो अगर क्रियाकलाप आप कराएंगे बालक को तो बालक और लोगों के सहयोग से, जो उसके क्लास में और जो बच्चे हैं उसमें अगर बालक उनके सहयोग से कोई सामाजिक संदर्भ में कोई संकल्पना सीखता है, वो अच्छा सीखना माना जाता है। और अगर हम बात करें कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या ज़्यादा जरूरी बातें हैं याद करने के लिए, तो सबसे पहली बात है सर्वांगीण विकास। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो बालक के किस विकास पर बल देती है? सर्वांगीण विकास पर। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है चौमुखी विकास, बहुमुखी विकास, जिसमें बालक के सभी पक्ष, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो, चाहे उसका संवेगात्मक पक्ष जिसे कहते हैं, और चाहे उसका नैतिक पक्ष हो और सामाजिक पक्ष हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के केवल और केवल शैक्षिक पक्ष पर
पर ही बल नहीं दिया जाता, उसकी ओवरऑल गतिविधियों को ध्यान में रखकर उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। तो अगर आपको पेपर में ये वाला वर्ड दिख जाए कि ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है और आप कहीं फंस जाएं, तो आप फिर ये तलाशेंगे कि क्या इस वाक्य में बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अगर बालक का सर्वांगीण विकास वाला ऑप्शन नहीं है, जिसमें केवल शारीरिक विकास इससे संभव है, मानसिक विकास संभव है, नहीं, ऐसा विकल्प आपको तलाशना नहीं है। आपको यह देखना है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बाल केंद्र शिक्षा है वो बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। दूसरी बात कर रहे हैं बाल केंद्र शिक्षा की, तो जो बाल केंद्र शिक्षा है वो छात्र सक्रियता पर बल देती है। जो छात्र है वो सक्रिय रहना चाहिए। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि छात्र निष्क्रियता, नहीं, निष्क्रिय शब्द जो क्या ठीक नहीं है। निष्क्रिय कब होता है? जब शिक्षक केंद्र शिक्षा होती है। बाल केंद्र शिक्षा में छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, वो खुद लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है। तो जब लर्निंग बाय डूइंग होगा तो बालक उसमें सक्रिय भूमिका निभाएगा और खुद करके सीखेगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जो बाल केंद्र शिक्षा है वो कैसी प्रक्रिया है? लचीली, फ्लेक्सिबल है, जिसमें बालक के अनुसार बालक की रुचियों, उसकी इच्छाओं और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर बालकों के लिए समय सारणी तैयार करना, उनके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव करना, अपनी शिक्षण पद्धतियों पर विचार करना। अगर कोई बालक को संकल्पना आप समझा रहे हैं, बालक ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप रुचिकर बनाएं उसे उनके लिए, और अपने जो पढ़ाने का तरीका है, जो अपनी शिक्षण विधियां हैं, उनमें क्या करना है? आपको परिवर्तन करना है। और परिवर्तन आप तब कर पाएंगे जब आपकी जो शिक्षा है वो कैसी होगी? लचीली। मैं समझता हूं ये तीनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। चौथी अगर हम बात करें बाल केंद्र शिक्षा, छात्र स्वायत्तता, मतलब छात्रों की फ्रीडम। आपको छात्रों को एकदम पकड़ के नहीं बैठना है, उन्हें खुले में छोड़ देना है, जिससे कि वो अपना जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कर सकें। छात्र स्वतंत्रता, छात्र स्वायत्तता एक ही बात होती है। तो अगर छात्रों को आप स्वतंत्रता दे देंगे, स्वायत्तता दे देंगे, तो वो अपना अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। अगर आपका ही कंट्रोल होगा शिक्षा पर, तो वो शिक्षा छात्र केंद्रित नहीं रहेगी और वो शिक्षा हो जाएगी शिक्षक केंद्रित। आगे अगर हम बात करें तो जो छात्र केंद्रित शिक्षा है उसमें सीखने में सक्रिय भागीदारी किसकी होती है? छात्र की। छात्र जो क्या है, पेपर में अगर ये विकल्प पूछा जाए कि अगर छात्र की सक्रिय भागीदारी आपको नजर नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है, छात्र कहीं है ही नहीं, तो नहीं, ऐसा विकल्प आप करके ही नहीं आएंगे, क्योंकि छात्र को ध्यान में रखना है। मैं बार बार एक बात को आपसे दोहरा रहा हूं कि जो आपका केंद्र बिंदु है पेपर में सीटेट के में, वो होना चाहिए छात्र की सक्रियता को ध्यान में रखना है, और छात्र सीखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है, ऐसा मानता है एनसीएफ 2005। क्योंकि छात्र सक्रिय कब होगा? जब सामाजिक अंतःक्रिया में सीखेगा, और सामाजिक अंतःक्रिया वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया में बालक का सारा विकास हो जाता है। बालक बहुत सारी चीजों पर परिचर्चा करके, इस शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, परिचर्चा। अगर कोई भी बात ऐसी पेपर में आती है जिसमें आपको ये दिख जाए कि पेपर में ये पूछा जा रहा है, उसमें बालक आपस में चर्चा कर रहे हैं, या शिक्षक बालकों से चर्चा कर रहा है, या कोई भी जो बालक के संग साथी हैं वो चर्चा कर रहे हैं, वो विकल्प हमेशा सही होता है, क्योंकि उसमें उन लोगों की क्या होती है? सक्रिय भागीदारी होती है। और उसमें कौन सक्रिय होता है? छात्र। ये बात जो दोनों बातें एक ही हैं कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है, जो सोशल इंटरेक्शन है, जिसमें बालक एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। समावेशी शिक्षा भी इस बात को मानती है कि साथ में सीखना सबके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि बालकों का जो सामाजिक गुण है, जो नैतिक गुण है, जो राष्ट्रीय एकता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया में ही बालक के अंदर डेवलप की जा सकती है। आगे अगर हम बात करें कि जो एनसीएफ ने माना है, एनसीएफ ने जो अपनी समझ विकसित की है वो किससे की है? रचनावाद से। रचनावाद का मतलब क्या होता है? रचनावाद का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव। बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम बता चुके हैं कि बालक अपने ज्ञान का क्या करता है? निर्माण, स्वयं सृजन करता है। और बालक
अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसी शिक्षा को क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा। और इस संकल्पना को क्या कहते हैं? रचनावाद। तो रचनावाद से पेपर में 100% क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, वो इसी रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद का मतलब होता है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है। वो कोई मशीन नहीं है, कोई यंत्र नहीं है जिसमें सूचनाएं भरी जाएंगी। नहीं, आप ऐसा कोई विकल्प नहीं करके आएंगे जिसमें ये दिया जाता है कि बालकों को सूचनाएं देनी चाहिए, बालकों को ज्ञान जो क्या है भरा होता है, ये आप करके नहीं आएंगे। यहाँ पे हम एक बात और क्लियर कर दें कि जो बालक होता है वो बालक कोरी स्लेट नहीं होता है। जी हाँ, इस बात को आप समझ लीजिए। बालक अपने अनुभव क्लास में लेके आता है, अपने घर से, परिवार से, समुदाय से, पास पड़ोस से। उन अनुभवों को आपको क्लास में महत्व देना है, उनको प्रमुखता देनी है, उनको स्वीकार करना है और बालक को प्रोत्साहित करना है। अगर ऐसा कोई विकल्प आता है तो छात्र जो अनुभव लेके आता है उनको आपको क्या करना है? स्वीकार करना है और उनको मान्यता देनी है। अगर बालक में कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है। अगर बालक कोई ऐसी बात बोल रहा है जो ठीक नहीं है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन आप अगर उस बात को, बालक जो बोल रहा है उस पर अगर चर्चा हो जाए क्लास में, तो जो और लोग हैं वो भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो बहुभाषिकता, एक हिंदी में पेडागोजी में मैडम ने बताया होगा कि जो बहुभाषिकता होती है और जो कक्षा की विविधता होती है जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के जो बालक आते हैं, उसका फायदा क्या है? उससे एक दूसरे के जो बालक अनुभव लेके आते हैं, इससे एक दूसरे लोगों को सीखने को कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। और एनसीएफ 2005 तो ये कहता है कि अगर आप अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे से सीखें। जी हाँ, इस बात को एनसीएफ कहता है कि अगर आपको अच्छा ही पढ़ाना है तो बच्चे से सीखें, क्योंकि बच्चे की रुचियां, क्षमताएं, उनकी आवश्यकताएं अगर आप ध्यान में रख के पढ़ाएंगे बालक को तो बहुत अच्छा पढ़ा पाएंगे। ये कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो सीटेट की पेडागोजी से बहुत रिलेटेड हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप बहुत सारे प्रश्न करके आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो क्या है पेपर में अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना अनुभव भी करेंगे, देखेंगे जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगली हम बात करते हैं कि जो छात्र सक्रियता है, जो छात्र केंद्रित शिक्षा है, वो बालकों के अनुभवों को स्वीकार करता है और उनको क्या देता है? प्रमुखता। ये बात मैं पूरी तरह से अभी क्लियर कर चुका हूं आपके सामने कि जो छात्र है उसके अनुभव हैं उनको स्वीकार करना है और उनको प्रमुखता देनी है, क्लास में उनको शामिल करना है। अगली बात करें, छात्रों को बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें एग्जाम्पल दे के समझाएं, अगर आप बच्चों को, चाहे वो उदाहरण नॉर्मल हो या गैर उदाहरण हो जिनकी क्लास में आवश्यकता भी नहीं है, वो भी आपको उदाहरण देने चाहिए। इससे बालक बहुत अच्छे से सीखता है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर ये कर दूं कि अगर बालकों से आपको पेपर में ये पूछा जाए कि अगर आपको बालकों में कोई अच्छी आदत का विकास किया जा सकता है तो आप इसके लिए उसे उदाहरण देंगे? नहीं। उस समय क्योंकि नैतिकता की जहां बात आएगी तो नैतिकता तो केवल और केवल शिक्षक स्वयं पहले सुधरेगा, तब उस बालकों को सिखा पाएगा, क्योंकि बालकों में बहुत सारी आदतें शिक्षकों के अनुकरण से आती हैं। तो जब बालकों में नैतिकता की बात आएगी तो फिर उदाहरण वाला विकल्प सही नहीं होगा। उदाहरण वाला विकल्प और गैर उदाहरण वाला विकल्प वहां ज्यादा फिट बैठता है जहां आपको जेंडर रूढ़िवादिता समझाना है बालकों को, लिंग जेंडर विभेद समझाना है बालकों को, समावेशी शिक्षा के बारे में समझाना है बालकों को, कोई कहानी समझानी है बालकों को, वहां आप इन उदाहरणों का प्रयोग करेंगे। नैतिक गुण सिखाने के लिए आप बालकों के अंदर उदाहरण नहीं देंगे, स्वयं एक आदर्श शिक्षक का रूप अगर प्रस्तुत करेंगे बालकों के सामने तो बालक अच्छे से उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि हमारे सर ही ऐसा नहीं करते हैं तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारी बात हुई उदाहरण और गैर उदाहरण देकर हम बालकों में अच्छी शिक्षा सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम गतिविधियों में भागीदारी। जो सीखने में को करिकुलम एक्टिविटीज हैं, जो बालक अन्य गतिविधियां करता है, क्रियाकलाप करता है, अंताक्षरी, क्विज और प्रोजेक्ट कार्य जो भी बालकों को दिए जाते हैं, उन सब में अगर सीखने में बालकों की गतिविधियों में भागीदारी है तो बालक
सीख पाएंगे, क्योंकि वो उसमें कैसे रह के सीखेंगे, सक्रिय। एक बात बार बार निकल के आ रही है कि छात्र सक्रियता पर विशेष बल देना है। छात्र जब तक सक्रिय नहीं होगा तब तक बाल केंद्र शिक्षा की जो परिभाषा है वो पूर्ण नहीं हो सकती। तो सारी जो बातें हैं उनका एक ही केंद्र बिंदु है, छात्र। सारा सब कुछ किसके लिए होना चाहिए, छात्र के लिए। अगली अगर हम बात करें अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। अगर बालक स्वयं करके खोजेगा और खोजने के बाद उस पर क्या क्या हो सकेगी, चर्चा। तो चर्चा जो होती है उससे बालक का बहुत सारा डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, इसीलिए चर्चा वाले विकल्प को ज्यादा सही माना जाता है। अगली हम बात करें अवबोधन की प्रक्रिया पर बल। जो बाल केंद्र शिक्षा है, अवबोधन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। जब तक बालक की समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप बालक को कुछ भी देते रहो, कुछ भी समझाते रहो, अगर उसकी समझ में ही नहीं आया है तो बाल केंद्र शिक्षा की जो संकल्पना है वो अधूरी है। तो बाल केंद्र शिक्षा बालक की समझ की प्रक्रिया पर बल देती है। अगली हम बात करें तो बहुविध सोच विकसित करना। बहुविध सोच का अर्थ क्या होता है, बहुविध का मतलब होता है डाइवर्टिव थिंकिंग। जो क्रिएटिविटी वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था सृजनात्मक सोच, अपसारी चिंतन। अगर बालकों की आप सोच संकुचित कर दोगे, उन्हें सोचने के विचारने के अत्याधिक मौके नहीं दोगे तो उनकी जो सोच है वो संकुचित हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। बाल केंद्र शिक्षा में आपको उनकी सोच को विभिन्न दिशाओं में विकसित करना है, बहुत सारा सोचने को अवसर देना है, ताकि जो उनका मस्तिष्क है वो अच्छे से मानसिक विकास हो सके और बालक मूर्त एवं अमूर्त चिंतन के बारे में भी सोच सकें। अगली हम बात करें बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ये जो बात है वो छात्र केंद्रित शिक्षा में एनसीएफ से ली गई है। आप देखेंगे कि अगर ईवीएस वाले पेपर में कोई भी प्रश्न ऐसा आता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो जो बालकों का ज्ञान है वो बाहरी जीवन से जुड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, उनमें छोटी छोटी क्लासों में ऐसी चीजें दी जाती हैं जो उनके बाहरी जीवन से संबंधित है। जैसे कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस की जानकारी दे दी, रेलवे प्लेटफॉर्म का कोई चैप्टर दे दिया, आवास दे दिया, पशु पक्षियों के बारे में समझा रहे हैं। इनसे क्या होगा, इनसे जो बालकों का ज्ञान है वो इनके कौन सी दुनिया से जुड़ रहा है, बाहरी जीवन से, जो स्कूल के बाहर का ही जीवन है। क्योंकि अधिगम के बारे में एक बात की जाती है सीखने के बारे में, कि सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता, सीखना कहीं भी हो सकता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम केवल विद्यालय में ही ग्रहण नहीं करते हैं, हम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही रूप से सीखते हैं। औपचारिक सीखने के अंतर्गत हम जो क्या विद्यालय में सीखते हैं, घर परिवार पास पड़ोस बस में कहीं भी अगर हम सीख रहे हैं वो सीखना माना जाता है अनौपचारिक। अगली बात करें तो हम प्रश्न पूछने के लिए अगर हम बालकों को प्रोत्साहित करते हैं तो बालक अच्छे से जिज्ञासु, सक्रिय, खोजबीन करता, इन सारी चीजों पर हम बालकों को फोकस कर पाएंगे। कल अगर बालक ने हमसे कोई प्रश्न पूछा और हमने उसको डांट दिया, फटकार दिया, तो वो बालक का जो कॉन्फिडेंस है, जो बालकों की जो छात्र केंद्र शिक्षा की जो संकल्पना है वो अधूरी रह जाएगी। क्योंकि किसी भी बालक की आपको जिज्ञासा को शांत करना है। किसी भी बालक के अंदर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे प्रोत्साहित करेंगे प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने से बालक के अंदर छात्र सक्रियता जो है वो और बढ़ जाती है, छात्र उत्सुक हो जाता है, रुचि लेने लगता है। ये कुछ बातें जो आज मैंने आपको बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत बताई हैं, इनमें से कोई भी विकल्प अब आपको पेपर में दिख जाए उसको लगा के आइएगा। मैं समझता हूं कि 10 से 12 नंबर आप इसमें से करके आएंगे। और यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए एपेक्स कैरियर क्लासेस। थैंक यू सो मच।